अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द ड्रग्स ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस। ठीक है, ट्यूबरक्यूलोसिस वी नो दिस थिंग इट इज़ कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम। ठीक है, तो इसकी जो भी ड्रग्स हैं उसमें या तो बैक्टीरियसिडल होंगी या तो बैक्टीरियोस्टैटिक होंगी। सो देखते हैं सबसे पहले ड्रग्स कौन सी हैं। दीज आर द फर्स्ट लाइन ड्रग्स जो कि हम टीबी में देते हैं। ठीक है, सो आइसोनियाजिड, रिफैम्पिन, एथैम्ब्यूटोल, पायराजिनामाइड एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब इसमें से जो हमारे पास एथैम्ब्यूटोल और पायराजिनामाइड है, दीज टू आर बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब ये है कि दे विल स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, जबकि बाकी सारी हैं वो बैक्टीरियसिडल हैं। आइसोनियाजिड, रिफैम्पिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन दीज आर बैक्टीरियसिडल, मीन्स के वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को बिल्कुल बैक्टीरिया को किल कर देंगे, उसकी ग्रोथ को स्टॉप नहीं करेंगे। वो बैक्टीरियोस्टैटिक का काम है। सो अब एक एक ड्रग को हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट विद आइसोनियाजिड। ओके, लेट्स स्टार्ट विद आइसोनियाजिड। ठीक है, तो हर ड्रग की हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देखी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कि वह ड्रग किस तरह काम करेगी बॉडी के अंदर जाके। नेक्स्ट चीज़ हमने देखनी है क्लिनिकल यूजेस। ठीक है, कि कौन कौन से डिजीज़ में उनको इसको हम यूज़ करेंगे। फिर हम उसके फार्माकोकाइनेटिक एंड इंटरैक्शंस देखेंगे। ठीक है, और एट द एंड वी विल बी डिस्कसिंग द टॉक्सिसिटी रिलेटेड टू दैट ड्रग। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद इट्स मैकेनिज्म। आइसोनियाजिड जो है वो किस तरह जाके बॉडी में काम करेगी, इसका मैकेनिज्म क्या है। इसका जो बेसिक मैकेनिज्म है वो ये है कि आइसोनियाजिड एक्टिव फॉर्म में नहीं होती। ठीक है, आइसोनियाजिड इज़ अ प्रो ड्रग, यानी इनएक्टिव फॉर्म है। इसको एक एंजाइम जो है वो एक्टिवेट करता है और एंजाइम का नाम है कैटालेज पर ऑक्सीडेज। So catalase peroxidase enzyme, it is coded by a gene which is known as CAT-G gene। ठीक है, ये जीन कोड करेगा इस एंजाइम को। आइसोनियाजिड अपनी इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। फिर इसकी जो एक्टिव फॉर्म होगी इट विल बाइंड विद सर्टेन एंजाइम्स। ठीक है, एंड आफ्टर बाइंडिंग इट विल एक्टिवेट अ जीन विच इज़ नॉन एज INHA जीन। अब INHA जीन क्या करेगी, वो एक एंजाइम को एक्टिवेट करती है जिसका नाम है NADPH डिपेंडेंट एसाइल कैरियर प्रोटीन रिडक्टेज। ठीक है, मीन्स कि ये जीन ज़रूरी है उसको कोड करने के लिए। और आपके पास कौन सा एंजाइम है, NADH डिपेंडेंट एसाइल कैरियर प्रोटीन रिडक्टेज। ठीक है, ये इस एंजाइम को आगे जाके एक्टिवेट करेगी और ये आगे जाके कुछ फैक्टर्स को एक्टिवेट करेगा, और वो फैक्टर्स हैं हमारे पास ACPM एंड CAS-A। ठीक, ये दो फैक्टर्स जब स्टिमुलेट होंगे तो ये क्या करेंगे, ये उस बैक्टीरिया में, माइकोबैक्टीरियम में माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को कम कर देंगे। वी नो दिस थिंग कि माइकोबैक्टीरियम में माइकोलिक एसिड सेल वॉल का पार्ट होता है, सेल वॉल को सपोर्ट दे रहा होता है। तो अगर ये नहीं होगा तो अल्टीमेटली सेल वॉल रप्चर हो जाएगी, उसकी ब्रेक डाउन हो जाएगी, तो पूरे बैक्टीरिया की हो जाएगी डेथ। ठीक है, तो माइकोलिक एसिड कम हो गया, इसका मतलब है सेल वॉल जो है वो वीक हो जाएगी और अल्टीमेटली बैक्टीरियल डेथ हो जाएगी इससे। सो ये इसका पूरा मैकेनिज्म है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द आइसोनियाजिड जो कि अपनी प्रो ड्रग यानी इनएक्टिव फॉर्म में था, वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हुआ विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम विच इज़ नॉन एज कैटालेज पेरोक्सीडेज दैट वाज कोडेड बाय अ जीन विच इज़ नॉन एज CAT-G जीन। एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, नाउ ये डिफरेंट एंजाइम के साथ बाइंड करेगा, INHA जीन को एक्टिवेट करेगा। वो जीन जो है वो आगे एक प्रोटीन को कोड करती है, NADPH डिपेंडेंट एसाइल कैरियर प्रोटीन रिडक्टेज, दैट इज़ एंजाइम। ठीक है, फिर ACPM और CAS-A कुछ फैक्टर्स हैं जो स्टिमुलेट हो जाते हैं, माइकोलिक एसिड सिंथेसिस कम होगी तो अल्टीमेटली बैक्टीरियल डेथ हो जाएगी। दिस होल मैकेनिज्म इज़ नॉट गिवन इन कैटसन, लेकिन ये मैंने आपको इसलिए बताया कि अभी हम रेजिस्टेंस की बेस करेंगे कि रेजिस्टेंस किस किस तरह ये माइकोबैक्टीरियम ऑफर करता है टुवर्ड्स आइसोनियाजिड। तो रेजिस्टेंस मैकेनिज्म के बगैर समझ नहीं आ सकती। अब जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा उसके दो तरीके हैं। एक तो ये तरीका है कि मतलब जो पूरा नॉर्मल हमारे पास पाथवे है, इसमें थोड़े से भी चेंजेस आएंगे, ये पूरी चीज़ नहीं होगी, तो अल्टीमेटली वो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। अब जो पहली इसमें चीज़ें आपकी जो CAT-G जीन है, या तो इसमें हो जाए म्यूटेशन, इसमें म्यूटेशन हो जाएगी तो अल्टीमेटली वो कैटालेज पेरोक्सीडेज नहीं बना पाएगा। जब वो नहीं बनाएगा तो आइसोनियाजिड अपनी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, तो पूरी साइकिल नहीं चलेगी एंड अल्टीमेटली बैक्टीरिया की डेथ भी नहीं होगी। तो ये है रेजिस्टेंस का पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका आपके पास ये कि जो INHA जीन है
उसके अंदर कोई डिलीशन हो जाती है, ठीक है। वो डिलीशन किसी भी किस्म की हो सकती है, यानी कि सिंपली उसमें से, उस जीन में से जो आपके न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं, ठीक है, नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं, वो लॉस हो रही हैं, तो उसको हम कहेंगे कि ये INH जीन के अंदर डिलीशन होगी। जब डिलीशन होगी तो वो अपने आगे जाके एंजाइम को भी कोड नहीं करेगा और अल्टीमेटली डिफरेंट फैक्टर्स की जो वो स्टिमुलेशन करा रहा था वो भी नहीं होगी, माइकोलिक एसिड जो है उसके साथ भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी और अल्टीमेटली बैक्टीरिया वैसे का वैसा रहेगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के दो तरीके हैं, या तो CAT-G जीन में म्यूटेशन हो जाएगी या तो INHA के अंदर डिलीशन हो जाएगी। अब जो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास, ये हमने कर लिया इसका मैकेनिज़्म, ठीक है। मैकेनिज़्म के बाद हम आ जाते हैं अगली चीज़ पे, वो है इसके फार्माकोकाइनेटिक। ओके, अब इसके फार्माकोकाइनेटिक ये है कि ये हमारी जो ड्रग है ये बेसिकली एब्जॉर्ब होती है ऑरली, ठीक है, और ये पेनिट्रेट करती है हमारे सेल्स पे, ठीक है। इंट्रासेलुलर जो माइक्रोबैक्टीरिया बॉडी के अंदर प्रेजेंट है उस पर जाके एक्ट करेगी और अल्टीमेटली उसको जो है वो किल करवाएगी, ठीक है। अब बेसिकली इसकी जो मेटाबॉलिज्म है इस ड्रग की, वो बॉडी में कहाँ होती है, वो लिवर के अंदर होती है, और वो किस प्रोसेस से होती है, इसकी मेटाबॉलिज्म होती है विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस एसिटाइलेशन, ठीक है। एसिटाइल ग्रुप्स ऐड होते हैं, इस प्रोसेस से इसकी जो है वो मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व होती है। पेशेंट्स जो हैं वो आपके फास्ट भी कुछ जो हैं वो ड्रग के फास्ट एसिटाइलेटर्स होते हैं और कुछ स्लो एसिटाइलेटर्स होते हैं। जो फास्ट एसिटाइलेटर्स होंगे वो होंगे जो जल्दी ड्रग की मेटाबॉलिज्म करवा देंगे, ठीक है। तो कुछ फास्ट मेटाबलाइजर्स होते हैं और कुछ स्लो मेटाबलाइजर्स होते हैं, ठीक है। इसमें हम कैटेगरीज देख लेते हैं। सम पर्सन्स आर स्लो एसिटाइलेटर्स एंड सम आर फास्ट। अब जो स्लो होते हैं हमारे पास, उसके अंदर क्या होगा कि जो हाफ लाइफ है ड्रग की वो ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, 3 to 4 आवर होती है, और जो फास्ट होते हैं जिनके अंदर इसका मेटाबॉलिज्म तेज़ी से होता है वो 60 to 90 मिनट्स लगते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो फास्ट एसिटाइलेटर्स हैं कितनी जल्दी ब्रेक डाउन हो रही है, उस ड्रग की मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो अल्टीमेटली हमें क्या करना पड़ता है, जो फास्ट एसिटाइलेटर्स हैं उनकी डोजेज ज़्यादा करनी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू स्लो एसिटाइलेटर्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक में ही मैं आपको एक और भी चीज़ बता देती हूँ। ओरल मैंने बता दिया, लेकिन IV भी हम इसको दे सकते हैं, ठीक है। और फार्माकोकाइनेटिक में एक और चीज़ बता दूं कि आइसोनियाजिड कुछ ड्रग्स के साथ इंटरफेयर करती है, मतलब कुछ ऐसी ड्रग्स के साथ जिनका मेटाबॉलिज्म लिवर के अंदर ही हो रहा है, तो अल्टीमेटली जब इसका भी मेटाबॉलिज्म हो रहा होगा तो ये दूसरे ड्रग्स के मेटाबॉलिज्म के साथ इंटरफेयर करेगी, जिसको हम ड्रग इंटरेक्शंस भी कहते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी ड्रग्स के साथ इंटरफेयर कर सकती है, ये बेसिकली जो कुछ ड्रग्स मैं आपको बताऊँगी उनका मेटाबॉलिज्म नहीं होने देती, एंड दीज ड्रग्स आर कार्बामेज़ेपिन, ठीक है। इसके अलावा फेनिटोइन एंड वारफेरिन। ये जो हमारे पास 3 ड्रग्स हैं ये क्या करती है, आइसोनियाजिड इनके मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर देगी, ठीक है। तो ये चीज़ भी हमने इसके अंदर डिस्कस कर ली कि इसकी दूसरी ड्रग के साथ क्या इंटरेक्शंस इन्वॉल्व हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्लिनिकल यूजेस पे। तो आइसोनियाजिड को हम देते हैं बेसिकली फर्स्ट लाइन ड्रग के तौर पे। प्राइमरी ड्रग होती है ये उसमें ट्यूबरक्लोसिस में, ठीक है। ये बैक्टीरियासाइडल होती है, बात मैंने स्टार्ट में बता दी थी। और एक और बात है कि ये जो है ना लेटेंट इन्फेक्शन में देते हैं एज अ प्रोफाइलैक्सिस, यानी कि अगर किसी बंदे को सिम्टम नहीं आ रही बट उसकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है, या फिर प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर भी हम ये अगेंस्ट TB दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाते हैं अगली चीज़ जो हमने करनी है, दैट इज़ टॉक्सिसिटी। सो इसकी जो टॉक्सिसिटीज़ हैं वो डिफरेंट हैं, वो हम देखते हैं कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। ओके जी, इसकी जो टॉक्सिसिटीज़ हैं उसमें आपके पास है न्यूरोटॉक्सिक इफ़ेक्ट्स भी हैं, ठीक। इसके अलावा जो है वो आपके पास आ जाते हैं कुछ लिवर के भी प्रॉब्लम से कॉज करेगी, ठीक है। इसके अलावा जो G6PD डेफिशिएंट लोग होते हैं उनके अंदर ये हेमोलिसिस कराएगी, और एक ल्यूपस लाइक सिंड्रोम भी होगा, ठीक है। अब इसके टॉक्सिसिटी में आप ये देख लें कि जो न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट्स हैं, न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसमें आपके पास न्यूराइटिस हो सकते हैं, यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम, ठीक है। न्यूरॉन्स, रेस्टलेसनेस वाली सिचुएशन होगी, जो भी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड चीज़ें हैं। इसके अलावा मसल ट्विचिंग हो सकती है, इंसोम्निया हो सकता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं जो न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट्स में हैं उनको हम
रिवर्स कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ कंपाउंड विच इज़ नॉन एज पायरिडॉक्सिन, ठीक है। और पायरिडॉक्सिन जो है वो आइसोनियाजिड का एक कोजीनर है, उसके इफेक्ट्स को रिवर्स करने के लिए हम पायरिडॉक्सिन देते हैं। लिवर में क्या कॉज करेगी, जॉन्डिस और हेपेटाइटिस के जो एबनॉर्मल लिवर फंक्शन टेस्ट होते हैं वो पॉजिटिव दे सकती हैं। G6PD-H डेफिशिएंट लोग होते हैं उनमें ऑलरेडी जो है वो हेमोलिसिस हो रही होती है, उस हेमोलिसिस को ये इन्हांस कर देगी। फिर आपके पास ल्यूपस लाइक सिंड्रोम जो है वो भी एक रिपोर्ट किया गया है कि वो इसकी वजह से होता है, ठीक है। सो ये हमने कर लिया आइसोनियाजिड। नेक्स्ट ड्रग हम करने लगे हैं रिफैम्पिन। ओके जी, लेट्स स्टार्ट विद द अदर ड्रग एंड दैट इज़ रिफैम्पिन, ठीक है। रिफैम्पिन जो है वो बेसिकली रिफामाइसिन का डेरिवेटिव है। रिफामाइसिन्स के हम जो डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। रिफामाइसिन्स के डेरिवेटिव में हम पढ़ेंगे रिफैम्पिन, रिफाब्यूटिन एंड रिफापेंटाइन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद रिफैम्पिन, ठीक है। रिफैम्पिन से शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका हम मैकेनिज़्म देखेंगे कि किस तरह एक्ट करता है, फिर हम देखेंगे रेजिस्टेंस किस तरह ऑफर करता है माइकोबैक्टीरिया टुवर्ड्स रिफैम्पिन, ठीक है। तो मैकेनिज़्म इसका क्या होता है कि बेसिकली ये डीएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट कर देता है, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज होता है जिसको सबसे पहले आपके साथ एक जीन होती है जिसको हम कहते हैं आरपीओ जीन, ठीक है। आरपीओ जीन होती है, वो कोड करती है एक एंजाइम को विच इज़ नॉन एज आरएनए पॉलीमरेज एंड दिस आरएनए पॉलीमरेज इज़ डीएनए डिपेंडेंट, ठीक है। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, उसको कोड कर रही है आरपीओ जीन। अब क्या हुआ कि आरएनए पॉलीमरेज का काम नॉर्मली क्या होता है कि वो कन्वर्ट करता है डीएनए को आरएनए में, यानी कि ये कराता है ट्रांसक्रिप्शन और अल्टीमेटली फिर आरएनए से प्रोटीन्स बनती हैं, ठीक है। ये नॉर्मल प्रोसेस है जो कि उस माइकोबैक्टीरियम के अंदर चल रहा होता है। तो ये रिफामाइसिन जो है इसके अंदर जो रिफैम्पिन हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या करती है, रिफैम्पिन क्या करेगी कि ये जो आरएनए पॉलीमरेज है इसको ये इनहिबिट कर देगी, ठीक। इसको इनहिबिट करेगी, ये पूरा प्रोसेस नहीं होगा और अल्टीमेटली जो है वो बैक्टीरिसाइडल हो जाएगा। तो अब हमने क्या करने की रेजिस्टेंस किस तरह से ऑफर होती है, ड्रग सेंसिटिविटी टू पॉलीमरेज चेंज हो जाता है, ठीक है। अब ड्रग सेंसिटिविटी, ये ड्रग सेंसिटिव है, ये पॉलीमरेज सेंसिटिव है उस ड्रग के लिए, ठीक है। कि जब भी आप ये ड्रग लेंगे ये इनहिबिट हो जाएगा और अल्टीमेटली ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा और बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। अगर ये अपनी सेंसिटिविटी को चेंज कर लेगी आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, यानी कि वो अब नहीं इनहिबिट हो रहा रिफैम्पिन से, तो अल्टीमेटली वो ये प्रोसेस कैरी ऑन करेगी और हमारे पास बैक्टीरिया की डेथ नहीं होगी। तो दिस इज़ द वे ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, सेंसिटिविटी को चेंज करना। अब अगली चीज़ जो हमने करनी है वो करनी है इसके फार्माको काइनेटिक, ठीक है। मैकेनिज्म में मैं एक और बात बता दूं कि रेजिस्टेंस जो है वो जल्दी से इमर्ज होती है अगर हम ड्रग को अकेले देते हैं, तो यूजुअली हम इसको किसी और ड्रग्स के साथ कॉम्बिनेशन में ही देते हैं, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं इसके फार्माको काइनेटिक के ऊपर। फार्माकोकाइनेटिक में रिफैम्पिन जो है ओरली हम देते हैं, ठीक है। आईवी भी दे सकते हैं, ओरली ये वेल एब्जॉर्ब हो जाती है, आपके टिश्यूज़ में चली जाती है, सीएनएस में भी जा सकती है, ठीक है। तो हम टॉक्सिसिटी में देखेंगे तो आपके ज़्यादातर जो है वो न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट्स भी होंगे इसके अंदर। इसके अलावा याद रखना है कि ये ड्रग का जो मेटाबॉलिज्म है ये बेसिकली लिवर के अंदर होता है और ये डिफरेंट और ड्रग्स के भी मेटाबॉलिज्म को के साथ इंटरफेयर करती हैं, ठीक है। जो साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स होते हैं उनके प्रोडक्शन को इन्हांस करती है। फिर जो आपके जो फ्री ड्रग है ये रिफैम्पिन और इसके जो मेटाबोलाइट्स आगे से बनते हैं, जितने भी डेरिवेटिव्स वगैरह हैं, मेटाबोलाइट्स हैं जो एंड प्रोडक्ट्स इसके बनते हैं, इसकी ख़ास बात ये है कि वो ऑरेंज कलर के होते हैं, ठीक है। अभी हम बताएंगे। तो अगर फीसिस में या यूरिन में या टीयर्स में ऑरेंज कलर आ जाता है या स्वेट में, तो दैट मीन्स कि ये इसकी टॉक्सिसिटी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास इसका फार्माकोकाइनेटिक, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसके क्लिनिकल यूजेस के ऊपर। इसको हम कहाँ कहाँ देते हैं, ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट में रिफैम्पिन को दिया जाता है, ठीक है। और ये हमेशा ही दूसरों के साथ कॉम्बिनेशन में देते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको ये बात बताई है कि अकेले देते हैं तो रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा ऑफर करता है माइकोबैक्टीरिया और अल्टीमेटली इसका अफेक्ट फिर अकेला इसका अफेक्ट होता नहीं है, इसलिए हम इसको दूसरे ड्रग्स के साथ मिला कर देते हैं, ठीक है। तो INH इंटॉलरेंट कोई पेशेंट है यानी आइसोनियाजिड उस पर असर नहीं कर रही, उसको देंगे। या फिर हम जो INH रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स होते हैं, ठीक है, अगर किसी बंदी के अंदर वो हैं तो हम उसको दे सकते हैं, ठीक है। और रिफैम्पिन को एक और ड्रग के साथ दिया जाता है जिसको हम वेनकोमाइसिन कहते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि टीबी के इन्फेक्शन के लिए हम दे, जो स्टेफिलोकोकस जो डिफरेंट इन्फेक्शन कॉज करता है
उसके लिए भी, या जो निमोनिया, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के जो स्ट्रेन्स होते हैं निमोनिया कॉज करते हैं, उसमें भी हम रिफैम्पिन को देते हैं, बट इन कॉम्बिनेशन विद वैंकोमाइसिन। और इसके अलावा बाकी यूजेस में जो है वो मेनिंजियोकॉक्सल और स्टेफिलोकॉक्सल जो है वो कैरियर स्टेट्स कोई बंदा होगा, ये वाले इसमें स्ट्रेन्स होंगे, तो उसके लिए भी रिफैम्पिन हेल्पफुल होती है। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास इसका क्लिनिकल यूज़। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि उसकी टॉक्सिसिटी से क्या क्या होता है। अब इसकी टॉक्सिसिटी में एक बात तो मैंने आपको बता दी थी कि रिफैम्पिन जो है वो स्वेट को, यूरिन को, फीसिस को और टीयर्स को ऑरेंज कलर देता है। ठीक है, इसके मेटाबोलाइट्स का होता है ऑरेंज कलर है। और इसके अलावा ये कि ये प्रोटीनूरिया कॉज करता है, यानी कि यूरिन के अंदर प्रोटीन कंटेंट इंक्रीज़ करा देता है। ठीक है, एंटीबॉडी रिस्पॉन्सेस के साथ मसले करवाता है। स्किन रैश, ठीक है, आई शुड मेंशन स्किन रैशेस। इसके अलावा जो चीज़ें होती हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, प्लेटलेट काउंट को कम कर देगा। ठीक है, इसके अलावा नेफ्राइटिस हो सकता है, कोलिस्टेसिस हो सकती है। ठीक है, फ्लू लाइक सिंड्रोम हो सकता है। ये सारे इसकी टॉक्सिसिटी में आ जाएगा। एंड अल्टीमेटली इसमें जो है वो एनीमिया ये कॉज कर सकता है। ठीक है, अच्छा, अब एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो कि MCQ में भी मैंने कहीं देखी है, वो ये बात है कि ये डिफरेंट ड्रग्स की जो एलिमिनेशन रेट है, ठीक है, यानी वो किस तरह पहले मेटाबोलाइज हो रहे हैं फिर एलिमिनेट हो रही हैं, तो डिफरेंट ड्रग्स की एलिमिनेशन रेट को भी ये चेंज कर देती है ड्रग। तो वो कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो जिनके साथ ये इंटरफेयर करेगा और उनकी एलिमिनेशन को चेंज कर देगा या उनके साथ इंटरफेयर करेगा, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन होंगे, तो वो कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपको याद रखने चाहिए। एंटी कन्वलिएंट्स, ठीक है, अगर रिफैम्पिन के साथ आप एंटी कन्वलिएंट्स ले रहे हैं तो हो सकता है उसका इफेक्ट ठीक ना हो। इसके अलावा कॉन्ट्रासेप्टिव स्टेरॉइड्स जो लिए जाते हैं, ठीक है, देन वारफेरिन, ठीक है, कॉमन वन मैं बता देती हूँ आपको, एंड मिथाडोन। ये सर्टेन ड्रग्स हैं, मेनली हमने ये याद रखना है, एंटी कन्वलिएंट्स या फिर एंटी डिप्रेसेंट्स, और जो कॉन्ट्रासेप्टिव हैं वारफेरिन है, मिथाडोन है, ये जो सारी ड्रग्स हैं इनके एलिमिनेशन रेट को ये बेसिकली ये कम नहीं करता, ये ज़्यादा कर देता है। ठीक है, इसके जो भी एंजाइम्स इनके मेटाबॉलिज्म को इन्हांस कर रहे हैं, रिफैम्पिन क्या करती है कि उन एंजाइम्स की प्रोडक्शन को इन्हांस कर देती है, इनका मेटाबॉलिज्म जल्दी होता है और इनके जो एलिमिनेशन है ऑब्वियसली वो भी तेज़ होगी, तो उनके एलिमिनेशन रेट के साथ ये इंटरफेयर करती है। ठीक है, अच्छा, अब हमने रिफैम्पिन को डिटेल में कर लिया। अब जो बाकी तीन रह गई हैं हमारे पास, एक है रिफाब्यूटिन, एक है रिफापेंटिन और एक और मैंने लिखी नहीं है, दैट इज़ रिफाजिमिन। अच्छा, रिफाब्यूटिन की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। ये वैसे ही उतनी ही इफेक्टिव है, ठीक है, लेकिन ये क्या करती है कि ड्रग इंटरेक्शंस, ये इसकी अच्छी बात है कि ये ड्रग इंटरेक्शन नहीं करती। रिफैम्पिन का तो हमने कहा था कि वो ड्रग इंटरेक्शन करती है, ठीक है, और अल्टीमेटली जो है वो बाकी ड्रग्स के साथ फिर हमें देते हुए उसको चेक करना पड़ता है, जबकि रिफाब्यूटिन की इस तरह से इंटरेक्शन नहीं होती, इसको प्रेफर किया जाता है। ठीक है, इन द ट्रीटमेंट ऑफ एड्स फॉर एग्जांपल, ठीक है, एड्स के जो पेशेंट होते हैं उनमें हम दे सकते हैं, और इसके अलावा जिनको हम साइटोक्रोम P450 के सबस्ट्रेट के साथ ट्रीट कर रहे होते हैं, ठीक है, उनमें आराम से हम रिफाब्यूटिन दे सकते हैं, क्योंकि इसका कोई जो है वो इंटरफेरेंस नहीं होती उन एंजाइम्स के साथ। और रिफापेंटिन की हम बात करते हैं तो इसके जो काइनेटिक्स हैं, ये 1 वीकली डोजिंग हम करते हैं, ठीक है, वीक में एक बार देते हैं, और ये बेसिकली हम आइसोनियाजिड के साथ मिला के देते हैं, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, और ये भी हम प्रोफाइलैक्सिस में या फिर लेटेंट इन्फेक्शंस में देते हैं। देन है रिफाजिमिन, ठीक है। अब जो रिफाजिमिन है हमारे पास, ये भी एक रिफैम्पिन की ही डेरिवेटिव है, और ये GIT से एब्जॉर्ब नहीं होती, ये इसकी इंपॉर्टेंट बात है। और इसको हम कहाँ पे देते हैं, इसको हम एक डिजीज़ में देते हैं विच इज़ नॉन एज ट्रैवलर्स डायरिया, ठीक है, इसके अंदर देते हैं। अब जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं वो मैंने एंड वाले टेबल से और पीछे वाले टेक्स्ट से कंपाइल करके बताए हैं, कैंसन से बताए हैं, तो ये सारे पॉइंट्स कवर हो गए हैं, जो इम्पॉर्टेंट बातें उसके अंदर लिखी है। नेक्स्ट ड्रग हमने करनी है थाम्बुटोल। ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद थाम्बुटोल, ठीक है, ये अगले ड्रग है। अच्छा, इसका मैकेनिज्म हम देख लेते हैं। जो थाम्बुटोल है विच इज़ एब्रिविएटेड एज ETB। अच्छा, अब थाम्बुटोल जो है ये करती क्या है, ये एंजाइम्स को इनहिबिट करती है। एक हमारे पास एक जीन है, उसका नाम है आपके पास EMB, या चलिए सिंप्लीफाई करते हैं तो EMB जीन है, ठीक है।
EMB जीन कुछ एंजाइम्स को कोड करती है और एंजाइम का नाम है अरेबिनोसाइल ट्रांसफरेजेस। ठीक है, अरेबिनोसाइल ट्रांसफरेजेस, और वो नॉर्मली क्या करती हैं, नॉर्मली बनाती हैं एक कंपाउंड जिसको हम कहते हैं अरेबिनोगैलेक्टन, और वो प्रेजेंट होता है जनाब उस माइकोबैक्टीरियम के सेल वॉल के अंदर जो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म क्या है, इसने किस तरह अंदर इंटरफेयर करना है, ये क्या करता है, ये बेसिकली जो एंजाइम है ना अरेबिनोसाइल ट्रांसफरेजेस, इनको इनहिबिट कर देगा। जब इनको इनहिबिट कर देगा अरेबिनोगैलेक्टन नहीं बनेगा, सेल वॉल की स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाएगी और बैक्टीरिया की जो, अच्छा ये बैक्टीरियासिडल नहीं है, बैक्टीरियोस्टैटिक है, यानी बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाएगी। द रेट ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ डिक्रीजेस। ठीक है, बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होगी, बैक्टीरिया की किलिंग नहीं होगी। ये बैक्टीरियासिडल नहीं है, बैक्टीरियोस्टैटिक है ये। और जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पायराजिनामाइड, दे बोथ है बैक्टीरियोस्टैटिक वाले मीनिंग है बैक्टीरियासिडल। अच्छा ये हो गया इसका मैकेनिज्म। ठीक है, अब रेजिस्टेंस जो है वो किस तरह ऑफर होती है, रेजिस्टेंस जो ऑफर होती है वो इस तरह होती है कि आपकी जो EMB जीन है अगर उसके अंदर हो जाती है म्यूटेशन, ठीक, अगर उसके अंदर म्यूटेशन होगी तो जाहिर बात है कि सारा प्रोसेस नहीं हो सकेगा और अल्टीमेटली जो है वो रेजिस्टेंस ऑफर होगी। ठीक हो गया। अच्छा ये इसका हमने मैकेनिज्म कर लिया। मैकेनिज्म के बाद हम नेक्स्ट चीज़ पे आ जाते हैं, दिस फार्माकोकाइनेटिक। इसको हम ओरल देते हैं, ठीक है, और ये ज़्यादातर जो एक्सक्रीट हो जाती है अनचेंज, ठीक है, इन द यूरिन, और आपके ये टिश्यूज़ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ज़्यादातर, ठीक है, इंक्लूडिंग CNS। और अगर रीनल इम्पेयरमेंट इसकी वजह से किडनी के इश्यूज़ होते हैं तो फिर हम उसको डोज को कम कर देते हैं। ठीक है, ये और कम डोज हम रीनल डिसफंक्शनिंग में, ठीक है, जो मैंने बात बता दी। अच्छा नेक्स्ट ये बैक्टीरियोस्टैटिक होती है। ठीक है, इसका क्लिनिकल यूज़ बताऊं तो ये हम ड्रग कॉम्बिनेशन में देते हैं, तो जो पूरी रेजीम होती है, ड्रग रेजीम, 3 से 4 ड्रग्स मिलाकर जो हम TB में देते हैं, ये जो है वो कंपोनेंट होता है उसका, उस रेजीम का पार्ट होता है, इसको कभी भी अकेले नहीं दिया जाता। टॉक्सिसिटी पे आ जाते हैं, तो टॉक्सिसिटी में इसके क्या क्या होते हैं आपके, ज़्यादातर इसमें याद रखना, इसकी टॉक्सिसिटी इतनी मुश्किल नहीं है, वो याद रखी जाएगी क्योंकि टॉक्सिसिटी आइस से ज़्यादा रिलेटेड है। ठीक है, जितने भी विजुअल डिस्टर्बेंसेस होंगी वो ज़्यादातर आपकी थैम्ब्यूटोल की टॉक्सिसिटी में होंगी। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, विजुअल डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं, ठीक है, आपकी जो विजुअल एक्विटी है वो कम हो जाएगी। इसके अलावा ये कलर ब्लाइंडनेस कॉज कर सकता है, ठीक है, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। इसके अलावा ये ऑप्टिक न्यूराइटिस कॉज कर सकता है, यानी ऑप्टिक नर्व की इन्फ्लेमेशन, ठीक है। इसके अलावा रेटिना को भी डैमेज कर सकता है, और ज़्यादातर जो इफ़ेक्ट्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं जब हम ड्रग को रोकते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं। इसके अलावा आपके जो है वो हेडेक हो सकता है, इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है, हाइपर यूरिसीमिया हो जाएगा एंड न्यूराइटिस। ओके जी, रेटिनल डैमेज हो जाएगा, ठीक है। पेरिफेरल न्यूराइटिस मैंने आपको बताया, कन्फ्यूजन, हेडेक, हाइपर यूरिसीमिया, ये सारी इसकी टॉक्सिसिटी है। ठीक है, नेक्स्ट ड्रग जो हमने करनी है दैट इज़ पायराजिनामाइड। अब जो पायराजिनामाइड ड्रग है वो भी हमारे पास बैक्टीरियोस्टैटिक है, नॉट बैक्टीरियासिडल। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास ड्रग है पायराजिनामाइड। ठीक है, पायराजिनामाइड का मैकेनिज्म सबसे पहले देखते हैं। हमारे पास एक जीन होती है विच इज़ नॉन एज PNCA जीन। PNCA जीन जो है वो कोड करती है एंजाइम्स को विच आर नॉन एज पायराजिनामाइडेजेस। ठीक है, और पायराजिनामाइडेजेस जो हैं ये बेसिकली क्या करते हैं, ये आपकी जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है उसको इनहिबिट कर देंगे। ठीक है, लेकिन किस तरह करेंगे प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं बताया हुआ। ठीक है, तो बस इतना याद रखना है कि PNCA जीन नॉर्मली माइकोबैक्टीरियम में ही और होता है कि PNCA जीन पायराजिनामाइडेजेस को कोड करती है और वो बैक्टीरियल। ओके, सो PNCA जीन पायराजिनामाइडेजेस को कोड करती है, बैक्टीरियल ग्रोथ नॉर्मली करा रही है। ठीक है, जो ये आपके पास ड्रग है ये क्या करती है, ये बेसिकली जो आपकी कन्वर्जन है ना उसको होने नहीं देगी। ठीक है, जो आपके पायराजिनामाइडेजेस हैं वो बेसिकली एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होंगे, जिसकी वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ को वो स्टॉप कर देंगे, तो ये बैक्टीरियोस्टैटिक होगी। अब रेजिस्टेंस जो है वो दो तरह से हो सकती है, या तो जो इन एंजाइम्स को कोड करिए जीन जो कि PNCA जीन है, या तो इसके अंदर म्यूटेशन हो जाएगी। ठीक है, या तो ये होगा कि ड्रग ईफ्लक्स सिस्टम्स होते हैं, एक वो भी रेजिस्टेंस का पार्ट होता है। ड्रग ईफ्लक्स सिस्टम ये होता है
कि ये फॉर एग्जांपल माइकोबैक्टीरियम की सेल वॉल है, एक बार ड्रग उसके अंदर आ गई, अब डिफरेंट इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जिसके सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं जो इस ड्रग को वापस बाहर निकाल देते हैं। तो ये भी एक रेजिस्टेंस का ही पैटर्न होता है ताकि उस ड्रग का इफेक्ट ना हो सके ऑन दैट माइकोबैक्टीरियम। ठीक हो गया, तो ये हो गया हमारा मैकेनिज्म। इसको भी हम अलोन कम ही देते हैं, ज़्यादातर दूसरे ड्रग्स के साथ कॉम्बिनेशन में देते हैं। मैकेनिज्म के बाद आ जाते हैं इसके फार्माकोकाइनेटिक पर। इसको ओरली दिया जाता है, हेपेटिक और रीनल इसकी एलिमिनेशन होती है। ठीक है, और इसके अलावा जो है इसकी हम देख लेते हैं क्लिनिकल यूज़। ठीक है, बैक्टीरियोस्टैटिक है ये और ड्रग कॉम्बिनेशन में देते हैं फॉर एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस। और इसकी टॉक्सिसिटी से क्या क्या होता है, एक और चीज़ आपको बतानी है कि ये इसका एक डेरिवेटिव है। ठीक है, इसका एक कंपाउंड ये आगे जाके बनाता है जिसको हम पायराजोनिक एसिड कहते हैं। ठीक है, पायराजिनोइक एसिड ये और जो इसका पेरेंट मॉलिक्यूल अपना है पायराजिनामाइड, ये दोनों ही जो है ये आपके यूरिन के अंदर एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। टॉक्सिसिटी में जो है वो इसकी डिफरेंट चीज़ें हैं वो हम देखते हैं। अच्छा, टॉक्सिसिटी में नॉन गाउटी पोलीआर्थ्रेल्जिया होता है 40% केसेस में। अच्छा, अब आपको ऐसे होता है कि पोलीआर्थ्रेल्जिया मींस, पोली मींस मैनी। ठीक है, डिफरेंट जॉइंट्स को ये अफेक्ट करता है बॉडी के, इसलिए डिफरेंट जॉइंट्स में पेन होता है, ज़्यादातर वुमेन के अंदर फ्रिक्वेंटली होता है। ठीक है, तो ये कंडीशन कॉज कर सकता है, इसकी टॉक्सिसिटी होगी। हाइपरयूरिसीमिया हो जाता है, हेपेटिक डिसफंक्शनिंग हो सकती है, पोरफायरियाज हो सकते हैं, जीआईटी इरिटेशन हो सकती है, फोटोसेंसिटिवनेस हो सकती है। ठीक है, तो पायराजिनामाइड जो है इट इज़ हाईली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। उसके बाद हम आ जाते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन पे। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन इज़ द लास्ट ड्रग, फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर टीबी। अच्छा जी, स्ट्रेप्टोमाइसिन का क्या नॉर्मली मैकेनिज्म है। अब नॉर्मली हमें पता है कि ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन भी उस माइकोबैक्टीरियम के अंदर चल रही होती है। तो ये क्या करता है, ये जो 30S राइबोसोमल सब यूनिट होता है ना, ठीक है, जो राइबोसोम का 30S वाला पार्ट है उसके साथ कंबाइन कर लेगा और अल्टीमेटली प्रोटीन सिंथेसिस जो है उसको नहीं होने देगा। ठीक है, प्रोटीन नहीं बनने देगा, तो इस तरह बैक्टीरिया सिडल होगा नहीं, बैक्टीरिया को टोटली किल कर देगा क्योंकि प्रोटीन उसका एसेंशियल पार्ट होती है। फिर इसके फार्माकोकाइनेटिक देख लेते हैं। इसको यूलिपारेंट्रली दिया जाता है, किडनी से इसकी एलिमिनेशन होती है। ठीक है, और ये बैक्टीरिसाइडल है। ठीक है, ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमने इंजेक्टेबल ड्रग देनी होती है। ठीक है, या फिर हम जो ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स हैं उसमें देते हैं। ठीक है, कुछ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस हैं, फॉर एग्जांपल मेनिंजाइटिस है। ठीक है, या आपकी ऑर्गन ट्यूबरक्लोसिस है उसके अंदर देते हैं। और इसकी टॉक्सिसिटी से आपके पास क्या क्या हो सकता है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो सकती है या फिर ओटोटॉक्सिसिटी हो सकती है। ठीक है, तो ये इसकी हमने कर ली टॉक्सिसिटी एंड अल्टीमेटली वी आर डन विद द फर्स्ट लाइन ड्रग्स फॉर द ट्यूबरक्लोसिस। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू।